दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट सेकंड से जुड़ा हुआ टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग द रिस्पायरेशन, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि रिस्पायरेशन की रेट को प्रभावित करते हैं। आपको बता दें कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिस्पायरेशन में जो फूड होते हैं या फिर कह सकते हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ होता है। और यदि रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, और ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है तो उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पौधों की, क्योंकि हमें फैक्टर जो पढ़ना है वो पौधों में पढ़ना है। तो पौधों के जो यंग टिश्यू होते हैं उसमें रिस्पायरेशन की रेट बहुत अधिक होती है इन कंपेयर टू ओल्डर टिश्यू। तो इसलिए पौधों में जो रूट टिप रीजन है या फिर यंग लीव है, इसमें रिस्पायरेशन की जो रेट होती है वो बहुत अधिक होती है। और इसी तरह जब सीड जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो उस दौरान भी रिस्पायरेशन की रेट बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो इस तरह से देखा जाए कुल 8 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि पौधों में रिस्पायरेशन को प्रभावित करते हैं, जिन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा है इंटरनल फैक्टर। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर की ओर, यानी कि पौधों में ऐसे फैक्टर जो बाहर से प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है टेम्परेचर। तो किसी भी पौधे के लिए या फिर एनिमल के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे वो आसानी से रिस्पायरेशन करते हैं, और वो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर का वैल्यू जो है वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यदि एक्सटर्नल जो टेम्परेचर है यानी कि पौधे का जो बाहर का टेम्परेचर है वो अगर 35 से अधिक होता है, ठीक है, तो रिस्पायरेशन की जो रेट है वो घटने लगती है। यदि 50 से 55 के बीच हो जाता है टेम्परेचर तो उस समय जो रिस्पायरेशन है वह कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ये जो कंडीशन है जो थर्मोफिलिक प्लांट्स है यानी कि जो हायर टेम्परेचर पे पाए जाने वाले प्लांट है उन पर ये फैक्टर लागू नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 25 से 35 के बीच। इस टेम्परेचर पर पौधे या फिर हम बहुत आसानी से अच्छे तरीके से रिस्पायरेशन करते हैं। चलते हैं अगले फैक्टर की ओर। अगला फैक्टर है लाइट। तो जो लाइट इंटेंसिटी है वह इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है रिस्पायरेशन पर और फोटोसिंथेसिस रेट पर। विद द इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर आल्सो इंक्रीज, दस द अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिस्पायरेशन। तो जब पौधों में जो लाइट इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ करती है तो उस समय जो उसके चारों तरफ का जो टेम्परेचर है वो भी क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि जो रिस्पायरेशन की रेट होती है वो प्रभावित होती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पौधों में जो दिन के समय जो होते हैं वो रिस्पायरेशन मटेरियल जैसे कि ग्लूकोज उस समय का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होती है, तो ये डायरेक्टली प्रभावित करता है रिस्पायरेशन को। और जो थर्ड चीज़ है कि स्टोमेटा, दिन में क्या होता है कि स्टोमेटा जो होते हैं वो लाइट की वजह से खुले रहते हैं और रात में बंद होते हैं, तो जिस वजह से जो स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज है वो भी प्रभावित करता है और इस तरह से जो रेट ऑफ रिस्पायरेशन है वो भी प्रभावित होती है। थर्ड जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो ऑक्सीजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो हायर प्लांट है उनको 10% ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रिस्पायरेशन के दौरान। तो यदि इन्वायरमेंट में 10% ऑक्सीजन से कम होता है तो पौधों में एनएरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाता है, और एनएरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट होने से उनमें अल्कोहल एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि पौधे मर जाते हैं। इसके बाद अगला जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यदि इन्वायरमेंट में CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट बना रहता है तो वह रिस्पायरेशन पर कोई भी अफेक्ट नहीं डालता, लेकिन अगर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये पौधों के लिए नार्कोटिक इफ़ेक्ट डालता है, यानी कि पौधे जो है वो धीरे धीरे मरना शुरू कर देते हैं। चलते हैं अगले फैक्टर की ओर जो कि है मिनरल साल्ट। नंबर ऑफ मिनरल साल्ट आर रिक्वायर्ड एज ए एक्टिवेटर एंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ रिस्पायरेशन एंजाइम, यानी कि कई सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है रिस्पायरेशन में एंजाइम के एक्टिवेटर के रूप में।
जैसे कि आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरॉन। तो ये सभी क्या कहते हैं, इन सभी के प्रेजेंस के कारण जो पौधों में रिस्पायरेशन की रेट है वो इंक्रीज़ कर जाती है। अगर ये इनकी मात्रा कम होती है तो रिस्पायरेशन की रेट जो होती है वो घट जाती है। इसके बाद अगला जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो है ऑर्गेनिक सबस्टेंस। तो जैसे साइनाइड है, एसिड है, अगर ये रिस्पायरेशन के दौरान आते हैं तो ये क्या कहते हैं, जो रिस्पायरेशन के एंजाइम हैं उनको इनहिबिट करते हैं, तो रिस्पायरेशन की जो रेट होती है वो घट जाती है। आइए अब एक्सटर्नल फैक्टर के बाद हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर, यानी कि पौधों में पाए जाने वाले ऐसे फैक्टर जो कि रिस्पायरेशन की रेट को घटाते अथवा बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर। तो जैसा कि हमने पीछे देखा था कि जहाँ पर बर्ड्स होते हैं, यहाँ पर वृद्धि होती है पौधों में, वहाँ पर लगभग आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाले भाग में क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्मिक जो लेवल होती है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म अधिक पाया जाता है, और प्रोटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन अधिक होने की वजह से उस भाग में रिस्पायरेशन की रेट अधिक होती है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पौधे के जिस भाग में डिवीज़न होता है, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ पर न्यू सेल होते हैं, उस भाग में जो रिस्पायरेशन की रेट होती है वो अधिक होती है। अगला जो इंटरनल फैक्टर है वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर द एक्टिविटी ऑफ वेरियस एंजाइम एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस। तो हाइड्रोलिसिस भी ज़रूरी है, यानी कि जो अलग अलग एंजाइम हैं उनकी एक्टिविटी के लिए हाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे जो ऑर्गेनिक सबस्टेंस है या कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस है, जैसे फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, या फिर प्रोटीन है, तो इनका हाइड्रेशन होगा तभी ये रिस्पायरेशन में भाग लेंगे। तो इसलिए रिस्पायरेशन के लिए हाइड्रेशन भी ज़रूरी है। अगला इंटरनल फैक्टर है रिस्पायरेटरी सबस्टेंस, यानी कि रिस्पायरेशन में भाग लेने वाला कौन सा सबस्टेंस है। तो जो रिस्पायरेटरी सबस्टेंस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रिस्पायरेशन के, यानी कि रिस्पायरेशन में भाग लेने वाला जो भी पदार्थ होता है, अगर उसकी मात्रा सही है तो रिस्पायरेशन की रेट जो है वो सही होगी, यानी कि वो अधिक है तो रिस्पायरेशन अधिक होगा। अब ये जो रिस्पायरेटरी सबस्टेंस है उस पर रिस्पायरेशन डिपेंड करता है। जैसे अगर ग्लूकोज है तो वहाँ पर रिस्पायरेशन की रेट अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन कोई अदर सबस्टेंस है जैसे फैट्स है, प्रोटीन है, तो वहाँ पर जो रिस्पायरेशन की रेट है वो चेंज होगी, ठीक है, क्योंकि जो ईजिली अवेलेबल होता है, जो ईजिली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो होता है ग्लूकोज। और दूसरा डिपेंड करता है कि उनका कंसंट्रेशन कितना है। अगर कंसंट्रेशन अच्छा है तो रिस्पायरेशन भी अच्छे से होगा। अगला इंटरनल फैक्टर है एजिंग। तो यदि हम बात करें एज की, तो पौधे का जो एज है वो डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज में है। तो अलग अलग स्टेज में जो रिस्पायरेशन की रेट होती है वो घटती और बढ़ती है। जैसे यदि सीड जर्मिनेशन है तो उस समय रिस्पायरेशन की रेट हाई होगी। अगर वेजिटेटिव फेज़ है तो उस समय जो रिस्पायरेशन की रेट है वह घट जाएगी। और यदि फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है तो रिस्पायरेशन की रेट जो है वो वापस बढ़ जाएगी। और यदि फ्रूट्स जो होते हैं वो पकते हैं, यानी कि फ्रूट राइपनिंग होती है, तो उस समय रिस्पायरेशन में शार्प इंक्रीज़ होता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लाइमेटिक राइज। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि रिस्पायरेशन पर प्रभावित करने वाले फैक्टर पर आधारित था। तो टॉपिक बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।